नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम लक्ष्मीकांत में। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, और ये हमारे भाग संख्या 7 का टॉपिक है। भाग संख्या 7 हम स्टार्ट कर चुके हैं। भाग संख्या 7 का नाम है संवैधानिक निकाय, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो निकाय हैं उसमें सबसे पहले हम निर्वाचन आयोग को, फिर संघ लोक सेवा आयोग को, फिर राज्य लोक सेवा आयोग को, फिर वित्त आयोग को, फिर वस्तु एवं सेवा कर परिषद को, फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को, फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को, फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को, फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, फिर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार, फिर भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर भारत के महान्यायवादी और भारत का महाधिवक्ता। ये सारे जो है संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में इनको हम समझने वाले हैं। इनको संवैधानिक निकाय कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में किसी प्रावधान के तहत इनको जोड़ा गया है। ठीक है, ये देखिए, ये है संवैधानिक निकाय। कुछ वैधानिक निकाय भी पढ़ेंगे जो संविधान में तो नहीं है लेकिन किसी विधि के द्वारा, किसी कानून के द्वारा बनाए गए हैं। तो संवैधानिक निकायों के बारे में शुरू करते हैं निर्वाचन आयोग से, फिर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को भी समझेंगे। देखिए, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारतीय संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ठीक है, राज्य विधानमंडल के, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, इसके अलावा निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकार दोनों के लिए एक समान है। और 324 जो चुनाव निर्वाचन जो अपना एक संविधान का एक भाग है इलेक्शन, उस भाग में 324 अनुच्छेद दिया हुआ है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ए तक निर्वाचन दे रखा है, इलेक्शन दे रखा है। उसमें 15वें भाग में जो पहला आर्टिकल है 324, उसके अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयोग जो है उसकी बात की गई है। जिम्मेदारी सारी निर्वाचन आयोग की होगी। अतः चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन एक अखिल भारतीय संस्था है। उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में एक अलग निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। तो प्रत्येक राज्य जो है उसमें राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करता है, जबकि विधायिका जो मतलब विधानमंडल है उसके और संसद के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, इन सब के जो चुनाव हैं वो अखिल भारतीय जो संस्था है वो करवाती हैं। उसका नाम है निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी कह देते हैं इसे कई बार। ध्यान दीजिएगा, 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम 1992 को आपको देखना है और वहाँ पर आपको ये जानकारी मिलेगी कि वहाँ राज्यों के लिए एक अलग से आयोग की कल्पना की गई है जो पंचायतों, नगर निगमों के लिए चुनाव करवाएगी। ठीक है, अब हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की संरचना को। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। 324 में क्या कहा गया है, देखिए। पहला 324 में लिखा गया, अनुच्छेद 324 कहता है निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। निर्वाचन आयोग जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, ऐसा 324 ए में कहा गया है। 324 ए इसके अलावा कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा 324 में लिखा गया है कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। इसके अलावा 324 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिससे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे कर सकता है। इसके अलावा 324 में लिखा गया है कि निर्वाचन आयुक्तों
व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार ये 5 बिंदु हैं। 1950 से 1989 तक, 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। एक सदस्यीय इसमें था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्टूबर 1989, देखिए 15 अक्टूबर 1989 में आयु जो है 21 से 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। ठीक है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया और मत देने की आयु जो है ये 18 वर्ष कर दी गई। और किस संविधान संशोधन के तहत की, तो ये है 61वां संविधान संशोधन 1988 का ये अधिनियम है, जो 1989 से यानी कि 88 का अधिनियम है 1900 और 1989 को ये प्रभावी हुआ। 61वां संविधान संशोधन विधेयक है और इसके तहत जो है मत देने की न्यूनतम आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई और कार्यभार बढ़ जाने के कारण राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। इसके बाद आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त हैं। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई। 1990 में ऐसा किया गया, लेकिन एक बार फिर से 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद अब तक आयोग जो है बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। 1990 में एक कर दिया गया था वापस, लेकिन फिर से अब 3 हो गए हैं 1993 के बाद से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं। उनके वेतन भत्ते अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की जो शक्तियां, वेतन भत्ते, अनुलाभ, लाभ जो भी हैं, सारी चीज़ें एक समान हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच में विचार में मतभेद होता है, तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है। इसके अलावा वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अब हम समझते हैं स्वतंत्रता को। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। 324 में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। दूसरे शब्दों में उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता है। हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत वो पद पर नहीं होते हैं। इसके अलावा 324 में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेवा शर्तों में गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता नियुक्ति के पश्चात। इसके अलावा 324 में कहा गया है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर सिफारिश करेगा तो हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं। अब दोष क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक संविधान में निर्धारित नहीं की गई हैं। इसके अलावा दूसरा, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है। न तो पदावधि का उल्लेख है, न शैक्षिक योग्यता का या योग्यता का उल्लेख है। इसके अलावा संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है, वो कहीं भी नियुक्त हो सकता है। इससे जो है भविष्य में लाभ को देख करके कुछ ऐसे निर्णयों के लेने का खतरा रहता है, तो ये दोष हैं। इसके अलावा हम शक्ति एवं कार्य समझें तो संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। संसद, राज्य विधानमंडल, इसके अलावा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। शक्ति एवं कार्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। वो है प्रशासनिक, दूसरा सलाहकारी, तीसरा अर्ध न्यायिक। विस्तार में देखें
तो शक्ति व कार्य इस प्रकार है, देखिएगा। पहला, संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, ये शक्ति है। इसके अलावा दूसरा, समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और उन्हें योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। इसके अलावा निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना। इसके अलावा निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त करना। देखिए, यहाँ एक पॉइंट आया कि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो न्यायालय की तरह काम करता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, ये भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का काम है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग का काम है। इसके अलावा निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के समय रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय दलों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना। संसद से जुड़े हो तो राष्ट्रपति को निरर्हता के लिए सलाह देना। इसके अलावा विधानमंडल से जुड़े हो तो राज्यपाल को निरर्हता से संबंधित परामर्श देना। दोनों ही काम जो हैं इलेक्शन कमीशन के ही हैं। इसके अलावा रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना। दूसरा, निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना, ठीक है। कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति से आग्रह किया जा सकता है, राज्यपाल से भी आग्रह किया जा सकता है किसी विशेष परिस्थिति में। इसके अलावा समस्त भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना भी चुनाव आयोग का काम है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराया जाए या नहीं कराया जाए। ये राष्ट्रपति को सलाह कौन देते हैं? चुनाव आयोग ही देता है। इसके अलावा निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और उन्हें निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। इस संबंध में विस्तार से जानने के लिए अध्याय संख्या 69 जो राजनीतिक दल हैं वहाँ पर हम देखेंगे, और तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। निर्वाचन आयोग की सहायता उप निर्वाचन आयुक्त करते हैं। वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालयों में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों व अवर समिति सचिवों द्वारा सहायता मिलती है। राज्य स्तर पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। जिला स्तर पर कलेक्टर क्या होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। जिला कलेक्टर जो होता है निर्वाचन अधिकारी होता है, और वो अधिकारी जो जिला कलेक्टर होता है वो निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी और प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है। अब हम समझते हैं दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत। दृष्टि, भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहता है। दृष्टि क्या है? दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत ये हैं। भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहता है। ऐसा वह भारत तथा विश्व में सक्रिय क्रियाशीलता, भागीदारी और चुनावी लोकतंत्र में गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है। लक्ष्य क्या है? भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्रता, स्वायत्तता और अखंडता को बनाए रखता है। यदि स्टेक होल्डर्स की उपलब्धता, समाहितता तथा नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। ये स्वतंत्र, दोष युक्त तथा पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मानदंडों का पालन करता है, ताकि सरकार एवं चुनावी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो। इसके अलावा निर्देशक सिद्धांत ये है कि आयोग ने इसके लिए निर्देशक सिद्धांत बनाए हैं जो सही प्रशासन के लिए जरूरी हैं।
निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से बनाए हैं? पहला देखिए, आयोग ने पहला सिद्धांत बनाया है, संविधान में दिए गए समानता, समता, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना। निर्वाचित सरकार के निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाए रखना। दूसरा जो है वो है महत्तम विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, शुचिता, पारदर्शिता, सच्चरित्रता, जवाबदेही, स्वायत्तता तथा पेशेवर दृष्टिकोण के साथ चुनाव संपन्न कराना। तीसरा है समावेशी, मतदाता केंद्रित तथा मतदाता स्नेही वातावरण, चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी योग्य नागरिकों के चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना। चौथा, चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों तथा स्टेक होल्डर्स की भागीदारी करवाना। इसके अतिरिक्त पांचवा जो सिद्धांत बनाया है आयोग ने वो है निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में स्टेक होल्डरों जैसे मतदाता, राजनीतिक दल, चुनाव अधिकारी, उम्मीदवार एवं सामान्य जनता में जागरूकता का प्रसार करना। देश की चुनाव व्यवस्था में विश्वास और भरोसा बढ़ाना और मजबूत करना। इसके अलावा छठा है चुनावी सेवाओं के प्रभावकारी व पेशेवर निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना। इसके अलावा सातवां है चुनावी प्रक्रिया के आसान निर्वहन के लिए श्रेष्ठ संरचना तैयार करना। आठवां है चुनावी प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों में सुधार के लिए तकनीकी अपनाना। इसके अलावा आदर्श व लक्ष्य की श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए नवाचारी प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करना। और दसवां और लास्ट जो सिद्धांत है वह है देश की चुनावी व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना तथा मजबूती प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना। इस प्रकार हमने चुनाव आयोग के बारे में जाना। इसके बाद हम संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे अगले वीडियो में जानेंगे, अभी हम नहीं जानने वाले हैं। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में भी जानेंगे और उसको राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग को एक साथ ही जानेंगे। वित्त आयोग को हम अलग समझेंगे। धन्यवाद।